अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इतना अमाउंट, तो उसके फार्मर्स को कहीं से पैसे भी तो चाहिए भाई ना? कोई प्रोडक्ट अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो भैया तो इंटरनल आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी उसको कंज्यूम करे उतने आलू को, और वो इतने डोमेस्टिक इकोनॉमी उतने आलू को नहीं कंज्यूम करेंगे तो आलू बहुत सस्ता हो जाएगा, पिट जाएगा आलू, 5-5 रुपए किलो में मिलेगा रेडी पे। जब किसान जो अगले साल उगाना कम कर देंगे। दैट्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स। 11 में पढ़ा तो था प्राइस वाला, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर विल जो ही विल रिड्यूस द सप्लाई, ठीक है, तो सप्लाई रिड्यूस कर देगा तो अगले साल जो आलू कम आएंगे फिर मार्केट में। वो तो इकोनॉमिक साइकिल है, ठीक है। राइट, ये अच्छा पॉइंट था, लेकिन इसका वो डिपेंडेंट तो सभी हैं, बात तो फैक्ट है, ठीक है। ये चलो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, सबसे बुरा हाल जो हमारा हुआ था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिया के बहुत सारे लोग इसी में एम्प्लॉयड थे, कारीगर बहुत थे ना इंडिया में, हैंडमेड चीज़ें बहुत होती थी, तो अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी। तो ब्रिटिशर्स ने जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान किया था उनकी पॉलिसीज़ ने, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया, ठीक है, ये हुआ। देन एक और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट हुआ था वो है कि इंडिया का क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि दे नीडेड रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने इंडिया वाज मोस्टली फूड बेस्ड एग्रीकल्चर था हमारे यहाँ, फूड क्रॉप्स होती थी, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, ठीक है, तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स में चेंज कर दिया फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। एक 3 मार्कर to 4 मार्कर पूछ लेते हैं, ठीक है। और इको में है ये 4 नंबर का है, तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, तो वो पॉइंट अच्छे से हाईलाइट होने चाहिए, मार्क्स तभी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और 4 मार्क्स है तो 1 या 2 सेंटेंस हर एक पॉइंट के बारे में, 1 या 2 सेंटेंस लिखिए और 4 पॉइंट लिखिए। ज़्यादा लिखोगे तो भी दिक्कत है, यूँ पेज भर दोगे लंबे लंबे तो भी प्रॉब्लम है, कम लिखोगे तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है, ओके। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है ये कि एकदम एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वर्ड्स में जो है अपना आंसर फ्रेम करना, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी, क्योंकि हमारी क्राफ्ट्समैनशिप जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की हुआ करते थे प्री ब्रिटिश एरा में, राइट, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैंडीक्राफ्ट के, ये सब आइटम है, टोकरी है, ये गुड्डे उड़िया है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जो बना रही हैं लेडीज़, ठीक है, ये सब घर में डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह होते थे, ठीक है। ये क्या होगा, सी 1757, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल किया था, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये हालांकि आपके सिलेबस ये है उसमें नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। देखिए कनाडा को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1867 में। इंडिया से कितने साल पहले, 80 ईयर्स पहले ना, हाँ, इंडिया से 80 साल पहले इंडिपेंडेंस मिल गई थी कनाडा को। दे वर ऑल्सो रूल्ड बाय ब्रिटिश, ठीक है। चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1949। चाइना में इंडिपेंडेंस इन दैट सेंस कि जो आज की डेट में जो चाइना है, ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सिस्टम है, ये 1949 में सेट हुआ था। उससे पहले वहाँ पे पहले किंग डायनेस्टी हुआ करती थी ये, फिर उसके बाद एक 1911 में जैसे हमारे यहाँ स्ट्रगल हुआ था ना, ऐसे किंग डायनेस्टी के खिलाफ स्ट्रगल हुआ था, और वहाँ पे फिर एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। लेकिन ये भी जो है, इसके खिलाफ भी जो है वो प्रॉब्लम्स, ट्रबल चलती रहती थी, ठीक है। तो लेकिन 1949 में वो एक स्टेबल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वो बन गया। तो इसीलिए इनकी भी जो इकोनॉमिक जर्नी है वो 1949 से ही स्टार्ट हुई अलॉन्ग विद इंडिया, और वी वर ऑलमोस्ट सिमिलर, स्टार्टिंग जो थी हमारी ऑलमोस्ट सेम थी,
और आज की डेट में चाइना हम लोगों से 7-8 गुना ज़्यादा है, 7-8 टाइम्स मोर देन इंडिया। इंडिया की जीडीपी मतलब अराउंड $3 ट्रिलियन है, तो अप्रॉक्सीमेटली है ना, एग्जैक्ट नहीं है नंबर। और चाइना जो है वो 22 से 24 ट्रिलियन के आसपास है मेरे ख्याल से। 22 नहीं तो 18-20 तो है ही है, एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, कहने का तो 6-7 गुना ज़्यादा है भाई इंडिया से, जबकि जर्नी एक ही साथ स्टार्ट हुई थी हमारी। ठीक है, ये है आपके सिलेबस में है कंपैरिजन डिटेल में। ये आपने सुना होगा ना, चाइना का और ताइवान का पंगा चलता रहता है ना। ताइवान में भी मेड इन चाइना आइटम्स होते हैं। वो 1949 में जब ये हुआ था ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो ताइवान है ये अपने आप को अभी आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, और ये बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द रियल चाइना। हम उसकी कोई कॉलोनी नहीं है, हम अलग है, बल्कि वी रिप्रेजेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो चाइना, जो आज की डेट में जो चाइना है जिसको शी जिनपिंग रूल करता है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो कहता है कि नाउ एवरी होल ऑफ चाइनीज रीजन इज विल बी गवर्नड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसमें ताइवान भी आता है, तो ताइवान शुड ऑल्सो बी रूल्ड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यही तो टसल है इनमें आपस में। ठीक है, राइट। देन यूएस से देखो कब, 1776, कितने साल पहले इंडिया से? जब हम हुए थे उसके कुछ ही टाइम बाद हुआ था आजाद। नहीं भैया, कहाँ 1947? नहीं, जब हम वो कब्जा हुआ था ब्रिटिशर्स का 1757। हाँ उससे वो तो कुछ ही हाँ, बाद में या वो मतलब उसी टाइम वो जब हम गुलाम हुए थे तब तो वो आज़ाद हो गए थे। हाँ, मतलब 1947 से 1767 कितने साल हो गए? 7 में से 6 गया 1, 14 में से 7 is 7, 8 में से 171 ईयर्स। तो देखो मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम में भी हम लोगों से 171 ईयर्स आ गए हैं, और इकोनॉमिक टर्म्स में तो बहुत ही आगे है। ठीक है, अभी तो मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, देखो यूएई भी 1971 में फ्री हुआ है यूके से। यूएई आ गए हैं ना इंडिया से अभी, हाँ वो अच्छा डेवलप किया है उन्होंने। यार ब्रिटिशर्स को यूएई में तेल नहीं मिला था क्या? जो बाद में मिल गया था। हाँ, चूक गए, दे मिस्ड। ये देखो, श्रीलंका आल्सो गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। दे वर आल्सो रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, हमारे साथ ही मिली थी उनको भी आज़ादी। सूडान 1956 में। तो ये देख रहे हो, देखो सूडान तो वीक थी कंट्री, आज भी सूडान तो वीक कंट्रीज में से ही है, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री है। सोचो, उसको भी अंग्रेज एक तरह से छोड़ के ही चले गए। तो द रीजन वाज कि दे वर वीक। कोरिया को फ्रीडम मिली है 1945 में। कोरिया से आ गए पीछे 2 साल। साउथ कोरिया और इंडिया जो है ग्रोथ रेट में आई थिंक ऑलमोस्ट साथ ही है। बट सर पर कैपिटा का सर उनका कोरिया का बहुत ज्यादा है, साउथ कोरिया का बहुत ज्यादा है। उनकी पॉपुलेशन में हम लोग बहुत ज्यादा है ना सर। वो तो हमारी जीडीपी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है। पर कैपिटा टर्म्स में लो हैं हम बहुत ज्यादा। वैसे तो वी आर स्टिल वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भाई, हम 5वें नंबर पे हैं। लेकिन पर कैपिटा पे जब आओगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, जैसे पर कैपिटा जैसे पॉपुलेशन का रोल आया, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया जो है वो नीचे आता जाता है ग्राफ। जब एब्सोल्यूट जीडीपी की बात आएगी वी आर एट नंबर 5। सर ये उसकी तरह है कि जैसे सुनील छेत्री के लिए बोलते हैं कि वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है। हाँ। मतलब सब तो बट वो सर खेलती भी तो हमारी इंडिया की टीम भूटान और इनसे रियल प्लेयर के साथ तो सर उस हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हैं उनको दूसरे प्लेयर से। सही बात है। ठीक है, तो कोरिया के ऊपर जापान का रूल था। जापान भी इसका मतलब कम नहीं था, और जापान पंगे तो लेता ही था, पावरफुल इकोनॉमी था ही उस टाइम के। आप देखो जो पुराने ब्रांड्स हैं आपका, ये नोकिया, ये कोडैक जो होता था, या सोनी, सारे ही तो ये जापानीज ब्रांड हैं। कार्स में ले लो, कैमराज में ले लो। सैमसंग आई थिंक कोरिया का है। सैमसंग कोरिया, आई थिंक कोरिया है। टोयोटा भी तो शायद जापान की थी। टोयोटा, मारुति और जापान की। तो मारुति थोड़ी ना थी, मारुति भी जापान। वो तेरा तब सिर्फ सुजुकी मोटर, सुजुकी था। तो वो तो आज भी मारुति सुजुकी इंडिया में मिलके यस, दोनों मिलके हुए थे। ठीक है, तो जापान जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी था,
वो तो ये पंगे पूरे लेता था, तभी तो यूएस ने इनके ऊपर वो न्यूक्लियर वो किया था, और दे वर एक्टिवली एंगेज्ड इन वर्ल्ड वॉर, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सुधर गए कह लो या जो मर्जी कह लो, उसके बाद से पंगे इनके नहीं देश में बूढ़े लोग भी तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, इनका डेमोग्राफिकली दे आर एट डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, यस, ठीक है। और इंडिया तो पता ही है 1947, ठीक है, ओके। सर जापान ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना है, हाँ, बहुत उस वर्ल्ड वॉर के बाद। हाँ, राइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज जमींदारी सिस्टम, यस। ये जो है जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि हाउ ब्रिटिशर्स कंट्रोल द फार्मर्स ऑफ इंडिया। भाई डायरेक्ट तो अंग्रेज जो है फार्मर्स से बात करेंगे तो दिक्कत होगी ना, उनके फार्मर्स की अंग्रेजी समझ में आएगी, ठीक है, प्लस पंगे होंगे, तो कोई ना कोई बीच में एक मिडलमैन चाहिए था ना, बिचौलिया चाहिए था। तो जो जमींदार जो थे दे वर एक्चुअली दीज मिडलमैन, ठीक है। तो आइडियली तो होना तो ये चाहिए था, ये सारे इंडियंस ही थे, और इंडियन जमींदार जो है सारे इंडियंस ही थे। आइडियली इनको ये चाहिए था कि बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए था, कि फार्मर्स की भी जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ का ध्यान रखना चाहिए था। ब्रिटिशर्स तक फार्मर्स की प्रॉब्लम भी भाई कि फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो वी वोंट कोऑपरेट, लेकिन ऐसा किया नहीं इन्होंने। दे बिकेम एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन फार्मर्स। अपनी लाइफ मजे लेते रहे वो जमींदार जो है, वो अपनी लाइफ दे एंजॉय देयर लाइफ, ठीक है, एंड दे डिड ऑलमोस्ट नथिंग फॉर द फार्मर्स, दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द फार्मर्स। दैट इज द रीजन कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका बिल्कुल बंटाधार हो चुका था। इट वॉज स्टेगनेंट, कंप्लीटली स्टेगनेंट। आएगा आगे वाली स्लाइड्स में। तो सर राइट्स ले लेते थे ना ब्रिटिश, अगर कोई जमींदार उनको पेमेंट नहीं करता था टाइम टू टाइम उनसे, तो उनके राइट्स ले लेती थी ना वापस, और फिर नहीं उनके देखो नहीं, जमींदारों की जो है इंटेंट में भी खराबी थी यार, नहीं तो सारे जमींदार मिल जाते। अगर ऐसा होता तो दे वुड भाई 1857 में भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया ना, तो अगर ये भी अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, रिवोल्ट करते, तो इतना थोड़ा ना मैंने एक्सप्लॉइट कर पाते ब्रिटिशर्स। तो है भाई हमारे गांव का प्रधान है, अगर वो दुश्मनों के साथ नहीं मिलेगा तो गांव स्ट्रांग रहेगा ना, लेकिन गांव का प्रधान ही अगर दूसरों के साथ मिल जाए तो क्या ही होएगा फिर। तो जमींदार जो है ये अमीर पैसे वाले लोग, जमीन के मालिक, वो ये लोग होते थे, दे वर्कड एज एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स भाई। उसके बदले में इनको माल मिलता था बढ़िया, इनको तंग नहीं करते थे ब्रिटिशर, मजे करवाते थे। उन्होंने कहा ठीक है हमारी लाइफ मजे में चल रही है। अब आपके गांव के प्रधान को जो है कोई कभी स्विट्जरलैंड की ट्रिप करवा रहा है, कभी उसको गोल्ड गिफ्ट हो रहा है, तो कहेगा ठीक है यार अपनी तो मजे में चल ही रही है, गांव का क्या लोग भाड़ में जाए गांव, तो बर्बाद ही तो होएगा फिर होगा। दैट एक्चुअली हैपेंड, कितना समझ में आ रहा है ना, दैट एक्चुअली हैपेंड। तो जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार दे वर द ओनर ऑफ द लैंड, जो फार्मर्स जो हैं दे वर जस्ट टिलर्स, दे वर टेनेंट्स, बदले में जमींदारों को किराया देते थे जमीन का, ठीक है। तो जमींदार जो है दे वर एक्टिंग एज अ मिडलमैन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फार्मर्स, दे वर वर्किंग एज एजेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। वो फार्मर्स से उनका जो है जो भी ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल या आउटपुट चाहिए वो, और इनसे जो लगान बोलते थे, रेंट बोलते थे, वो इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को देता था। तो कुछ अपने पास भी रखते हैं। हाँ, कुछ अपने पास रखता था, ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम लेटर इंडियन गवर्नमेंट दे अबॉलिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो है ये जमींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया था। ये नेक्स्ट सेकंड वाले चैप्टर में तो और भी है डिटेल में लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। सर ये कुछ पार्ट होता था या प्रॉफिट सारा उनके पास जाता था? रेंट होता था। ये जो खेत होते थे उसके मालिक नहीं होते थे, जो फार्मर्स होते थे, दे वर जस्ट लेबर्स, उनसे मालिकाना हक उनसे ले लिया था, जमींदार मालिक होते थे। तो रेंट ही इतना, अब देखो एग्रीकल्चर में जो बहुत रिस्क है ना, होता था ना भाई, कभी बारिश नहीं हुई तो खेती का आउटपुट कम होएगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ हो गई तो आउटपुट कम होएगा। तो वो रिस्क कौन बियर करता था? सब किसान।
रेंट तो फिक्स है, और जो एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती थी, बीज है कुछ और खाद जो भी होता था, उसके पैसे भी किसान के पास नहीं होते थे, तो वो भी कर्जा लेते थे ज़मींदार से। तो इंटरेस्ट और रेंट ये तो दोनों फिक्स है, और जो किसान का जो आउटपुट है खेती वो रिस्की है, वो तो नेचर पे डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी पहले, राइट? ट्यूबवेल चला दिया, ट्यूबवेल्स तो थे नहीं, मोटर नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, भगवानी भरोसे होते थे। तो किसी भी साल अगर खेती कम हुई तो वो इंटरेस्ट और रेंट का इतना कर्जा हो जाता था किसान के ऊपर कि वो बेचारे पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी वो कर्जा लेकर, पूरी ज़िंदगी खेती उनकी कर्जा उतारने में ही, पूरी ज़िंदगी उसी में निकल जाती थी, इतना बुरा हाल था। उस टाइम में तो बॉन्डेड लेबर का भी कंसेप्ट होता था, पढ़ा होगा ना पुरानी हिस्ट्री में, बॉन्डेड लेबर मतलब जो लेबर को बाहर से नहीं, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर हो गए। भाई आप किसान हो, मैं जमींदार हूँ, आपके ऊपर करते 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 इतना कर्जा हो गया, अभी हो गया पुनीत भाई ऐसा, अब तेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो पूरी जिंदगी मेरा कर्जा नहीं उतार पाएगा, तो मेरा परमानेंट गुलाम हो जा। अब तो बस रोटी खाओ और जो मैं तुझे बोलूँ मेरा गुलाम है, जो मैं बोलूँगा वो करेगा। तो वो बंधुआ मजदूर हो गए फिर बॉन्डेड लेबर। ये तक हालत होती थी कि जैसे आप कहेंगे पुनीत यार तू तो बूढ़ा हो गया, तो 60 साल का हो गया, तू नहीं तेरा लड़का रहेगा बॉन्डेड लेबर, वो तो भी यंग है, उसकी तो बहुत लाइफ बाकी है। तो फ्री में समझो, फ्री में आदमी खरीद लिया, राइट? तो बॉन्डेड लेबर भी पहले हुआ करते थे, ठीक है। आज की डेट में तो बॉन्डेड लेबर मतलब ही नहीं, आज की डेट में तो मिनिमम वेज सिस्टम चलता है, इतने से कम दिहाड़ी भी नहीं दे सकते, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, राइट? ठीक है, प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड, सिंपल सी है। ठीक है, बढ़िया हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, लैंड सेटलमेंट, जो ज़मीन का कौन मालिक होगा, ज़मीन के आउटपुट को किसको कितना मिलेगा, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता है। इंडिया में 3 सिस्टम हुआ करते थे, ज़मींदारी, महलवारी और रियायतवारी। 3 सिस्टम्स, ज़मींदारी, महलवारी एंड रियायतवारी। ज़मींदारी वाज द मोस्ट प्रेवलेंट, और हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया में और इसमें ज़मींदारी सिस्टम ही चलता था, ठीक है, ओके। और ये किसने, हु स्टार्टेड दिस? 1793 में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम, ठीक है, थ्रू दिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ये कानून बनाया था इसने, ठीक है। इस कानून में क्या था कि सारी जो ज़मीन है उसके ओनर्स ज़मींदार हो गए, और जो कल्टीवेटर, जो उस पर पीजेंट होते थे, जो काम करते थे, दे यूज टू पे रेंट, ठीक है। एंड प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू ज़मींदार इंस्टेड ऑफ, और जो भी प्रॉफिट होता था खेती का उसका मेजर हिस्सा ज़मींदार के पास जाता था, वो उससे आगे ब्रिटिशर्स को भी देता था, ठीक है। एंड दीज ज़मींदार्स, दे, जैसा मैंने बताया कि कायदे से तो उसको, जैसे गांव का अगर कोई प्रधान है तो कायदे से तो उसको, ठीक है, अपनी कमाई करे, अच्छी बात है, लेकिन जो गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे रखना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना उसकी जिम्मेदारी है ना। लेकिन इन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई, वो तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करते रहे, अपने मजे करते रहे, एंड दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेते हैं कुछ, ये MCQs में आ जाते हैं, ये किसी का नाम कौन लेके आया था, ज़मींदारी सिस्टम कौन से साल में आया था, किस एक्ट के तहत आया था, ज़मींदारी सिस्टम में ज़मीन का मालिक कौन होता है, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर के बुरे हाल क्यों हुए थे इन ब्रिटिश एरा, उसमें आपका आंसर ये रहेगा, अगर 1 मार्कर है कि भाई इट वाज ड्यू टू ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदार्स एक्टेड एज एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। दैट इज द प्राइम रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन India on the eve of independence.
प्लीज़ रीड कर लो ये, क्योंकि ना अभी पढ़ लोगे बहुत बोरिंग है ये, आपको दिख भी रहा होगा, बुक में से पढ़ने लगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, हिस्ट्री के जैसा है ना। तो अभी जो पढ़ना है अभी पढ़ लो। ठीक है, हो जाओ। ओके ओके, नेक्स्ट है ओके, देन व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन प्री ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो कुछ अच्छी बातें थी, कुछ उतनी खास अच्छी बातें नहीं। ये कोई एग्जाम में वैसे पूछते नहीं है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस स्लाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कैसी कंडीशन थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की? सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं इसको, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी हमारे, मतलब अपना गुजारा बढ़िया चलता था। ठीक है, ओके, सेल्फ सफिशिएंट थे। इंडस्ट्रीज हमारी क्या थी? हैंडीक्राफ्ट, कॉटन, सिल्क। ठीक है, इंडिया का जो है सिल्क काफ़ी फेमस होता था। ठीक है, सिल्क, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, देखते नहीं वो पुराने किलों में कितने कितने टाइप के वो प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया में थे ना वो सारे। ठीक है, स्पाइसेस इंडिया के पास, हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मसाले, आज भी इंडियन मसाले जो हैं वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। हमारे यहाँ की ये इलायची, खड़ी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये आज भी इंडियन जो है स्पाइसेस आज भी अच्छी क्वालिटी के हैं। उस टाइम में भी दे वो वर्ल्ड फेमस, राइट। ये हमने देखा ही 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वाज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडियंस वर नोन फॉर क्राफ्टमैनशिप, अच्छे कारीगर होते थे हमारे यहाँ। ठीक है, मेटलर्जी और में भी हम बहुत बढ़िया थे। उसका एग्जाम्पल ये देख लो ना, कभी यहाँ कुतुब मीनार गए होगे ना, वहाँ पे जो लोहे का वो है पिलर, आयरन पिलर जिसमें हाथ पीछे करते हैं, वो कितने साल पुराना है, कभी जंग नहीं लगा, ओपन में है ना। तो कुछ तो कलाकारी होगी भाई। इसका तो मेटल्स की अच्छी खासी नॉलेज हमारे यहाँ थी। और ताजमहल का देखो नीचे कैसे वो कि ऐसी लकड़ी और ऐसा चूना उसमें लगाया हुआ है कि पानी में रहेगा तो और मजबूत होएगा वो। मीन्स पीपल वर इंटेलिजेंट, वो इंजीनियरिंग की और इन सब चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज थी, तभी तो बनी भाई ये चीज़ें, राइट। तो these are some good things about Indian economy. ठीक है, और इससे ज़्यादा वो तो खैर इसमें तो मुगल्स ने काफ़ी नुकसान किया है इस चीज़ में। तो अदरवाइज हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन में, ठीक है, हम लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम मिस कर गए, यस, दैट इज़ द रीज़न हम पीछे रह गए दुनिया से। जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो चेंज हुई इन 18th सेंचुरी में, वो हम मिस कर गए। अदरवाइज द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, या गुरु नानक, कबीर, है ना, बुल्ले शाह, इस तरह के लोग वाइज लोग हुए, उनके कला, उनके आप गीत देखो, दोहे देखो, भजन देखो, दे हैव वेरी डीप मीनिंग, है ना। दिस इज अ स्किल ना, कि एक आदमी थ्रू हिज पोएम्स एंड सॉन्ग्स दे आर एबल टू कम्युनिकेट द वे ऑफ लिविंग लाइफ। जिंदगी क्या है उसको पोएम से, दोहे से, गीत से एक्सप्रेस करने के। तो सोचो कितने कलाकार लोग रहे होंगे, कितने पहुंचे हुए लोग रहे होंगे, राइट। तो दिस शोज के वी वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, व्हाट वर नॉट सो गुड थिंग्स। भाई हमारे यहाँ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये उतने अच्छे नहीं थे, है ना। वो तो आज भी देखो हम 5G के लिए अभी भी स्ट्रगल है,
और मेरे ख्याल से वो यूएस वाले वो 7G तो है ही, और वो स्टार लिंक कहाँ पहुंचा हुआ है। टेलीकॉम में आज भी हम पीछे ही हैं। सब तो सील की मांग नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ में यस हम पीछे रहे हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी रेलवे जो है आज भी इंडियन रेलवेज की कितनी होगी स्पीड, देखा 70 to 60-70 किलोमीटर पर आवर होगी एवरेज स्पीड। 120 आती है सर, 130 आती है वंदे भारत। नहीं वो तो होगा ना मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम, ठीक है। एवरेज जो आती है 80, अभी वंदे भारत और इनके बाद इंप्रूव हुई है, अदरवाइज 50-60 ही थी एवरेज स्पीड। बट सर एक ट्रेन थी जो बहुत मतलब 19 समथिंग में हुई थी, उसकी टॉप स्पीड सर 120 किलोमीटर थी। भाई क्या फायदा भाई, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मान लो 100 ट्रेन है, ठीक है, ओके, वो सारी 50 की स्पीड से चलती थी। आपकी बात मान ली मैंने, कोई ऐसी 10 ट्रेनें ऐड हुई हैं इंडिया में जिनकी स्पीड 130 है, एग्री, लेकिन वो है कितनी 10। तो एवरेज जब निकालोगे तो 60 के करीब ही आएगी ना। तो ऑन एन एवरेज आपको यहाँ से अगर मुंबई जाना है तो अभी 14-15 घंटे तो लगते ही होंगे। नहीं सर, कम लगता है मुंबई के लिए। हाँ, 10-11-12 घंटे। हाँ, फास्ट ट्रेन से जाओगे, एक्सप्रेस से जाओगे तब ना। मेरे ख्याल से कम लगता होगा सर शायद। अब तो 12 घंटे शायद गाड़ी से लग जाते होंगे अब तो। हाँ, जब से वो बना है। हाँ, रोडवेज से अब सुधार हुआ है। हाँ, ट्रेन से तो कम हो गया होगा। देखना एवरेज स्पीड कितनी है रेलवेज की, और 19 घंटे गाड़ी से। अच्छा, गाड़ी में नहीं 19 भी इम्प्रूवमेंट हुई है भाई बहुत। हाँ, रोडवेज, यस, इंडियाज रोडवेज हैव दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। कितनी एवरेज स्पीड? 17 घंटे। नहीं, और वैसे इंडियन रेलवेज की कितनी एवरेज स्पीड कितनी है? जापान में जैसे यहाँ से आगरा है ना, हाँ, वो 1 घंटे में पहुंचा। वो 45 मिनट 1 आवर में ट्रेन है वो बैठते हैं, तो वो रोज ऑफिस जाते हैं आगरा जितनी डिस्टेंस में। तो कितनी एवरेज स्पीड ऑफ इंडियन? Even the snow is reaching of 100 हाँ, अब matching in train like राजधानी and वंदे भारत। हाँ, सुधरी है इसका मतलब अभी। ये भी सर, कितनी है? ये इतना दिखाना। ये फ्लाइट ट्रेन है यहाँ। और पैसेंजर ट्रेन कितनी है? और पैसेंजर ट्रेन 42। 42 है भाई किलोमीटर पर आवर। 42.3 है एवरेज। इसमें विकिपीडिया 55 दिखा रहा है। हाँ, तो 55 तो मैं भी हाँ, तो 60 भी वो नहीं। 50-60 वही तो बोल रहा था मैं कि इतनी होगी। 60 भी नहीं पहुंची अभी तक। अब ठीक है। हाइड्रोजन की भी तो सर एक हाँ, मतलब आगे आगे आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारी नंबर ऑफ स्लाइड्स कम कवर होंगी आज। हाँ, नेक्स्ट इज डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ठीक है, कैसा भी था भाई, आजकल मूवी आई है तो कंट्रोवर्सीज में है, बट ठीक है भाई, रूलर तो था इंडिया का, ठीक है, और वो था, स्ट्रांग था। सर अगर औरंगजेब तक होता तो ब्रिटिशर्स आ जाते? नहीं, हाँ आते ही, और क्या। पर मुझे टाइम लग जाता। हाँ, मतलब स्ट्रांग किंग हो तो ऑब्वियसली वो रिटेलिएशन ज़्यादा होगी। आपका अगर राजा कमज़ोर है तो रिटेलिएशन कम होगी, इजीली पिट जाओगे। राजा आपका स्ट्रांग है तो इतनी जल्दी से कैसे पिट जाओगे भाई, वो तो है ही। तो औरंगजेब के बाद कोई स्ट्रांग राजा रहा ही नहीं। बट सर अगर ब्रिटिशर्स अगर औरंगजेब के टाइम पे आते तो बाकी औरंगजेब के खिलाफ बाकी कई सारे लोग थे, वो आने को हो सकता है आ ही जाते फिर भी, लेकिन टाइम लगता ना। हाँ, यार आपको किसी कमज़ोर से लड़ना हो तो जल्दी पीट लोगे। और आपको दिखेगा कोई सामने कमज़ोर है तो अटैक भी करने की हिम्मत करोगे, उसको पीट भी दोगे। और सामने अगर थोड़ा तगड़ा बंदा होगा तो आप लड़ने से पहले सोचोगे भी, वक्त लगाओगे, और अटैक कर भी दिया तो हारने के भी चांस हैं और टाइम भी लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इंडियंस जो हैं, ये हमने किया बताओ, उसमें आपस में एक दूसरे से कंटिन्यूसली लड़ते ही रहते थे, तो उससे जो रूलर्स हैं इंडिया में वो कमज़ोर पड़ गए थे, ठीक है। तो उसका भी फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। देन पासिंग थ्रू रेकरेंस ऑफ क्राइसिस एंड डिसऑर्डर्स, ये होते रहे थे इंडिया में। चलो हिस्ट्री बन जाएगी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थक गए क्या? नहीं थके, ओके। अभी तो मना कर रही है भाई, मैं सोच रहा था बोले क्या थक गए। ओके, नेक्स्ट देखिए,
कॉजेज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए जैसा कि हमने शुरू में ही किया था कि हम क्या करने वाले इस चैप्टर में, भाई ब्रिटिश एरा में इंडिया में क्या हुआ, ओके, व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया की एग्रीकल्चर की कैसी हालत थी ब्रिटिश टाइम में, ठीक है। देन देखेंगे इंडस्ट्रीज की कैसी हालत थी, फॉरेन ट्रेड की कैसी हालत थी जब अंग्रेज छोड़ के गए,